बिहार में शराबबंदी को लेकर NCAER यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट ने हंगामा मचा दिया। रिपोर्ट के बाद शराबबंदी के अस्तित्व, इसके असर और बिहार की इकोनॉमी पर खूब चर्चा हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम गरिमा भारती है और आज लाइव सिटीज पर हम शराबबंदी पर विस्तार से बात करेंगे। बिहार में शराबबंदी को लागू हुए करीब 10 साल हो चुके हैं, लेकिन आज सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बिहार में शराब बिकनी चाहिए या नहीं। असल सवाल ये है कि क्या शराबबंदी ने बिहार को सामाजिक रूप से मजबूत किया या शराब को सिर्फ कानूनी बाजार से निकालकर अवैध बाजार में पहुंचा दिया। एक तरफ महिलाएं कहती हैं शराबबंदी ने घर का माहौल बदला, दूसरी तरफ सरकार को हजारों करोड़ रुपए के संभावित राजस्व का नुकसान है। एक तरफ जहरीली शराब और तस्करी का खतरा है और दूसरी तरफ अब आर्थिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि बिहार को विकास के लिए शराबबंदी की नीति पर दोबारा विचार करना चाहिए। तो आखिर सच क्या है? क्या बिहार में शराबबंदी हटेगी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर शराबबंदी हटती है तो फायदा किसे होगा और नुकसान किसे? आइए पूरी कहानी समझते हैं। शराबबंदी क्यों लागू हुई? बिहार में शराबबंदी का फैसला तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने साल 2016 में लिया था। पहले अप्रैल 2016 में चरणबद्ध तरीके से शुरुआत हुई और फिर पूरे राज्य में शराब पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया। सरकार का सबसे बड़ा तर्क था शराब की उपलब्धता कम होगी तो घरेलू हिंसा कम होगा, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ेगी और गरीब परिवारों की आय का बड़ा हिस्सा शराब में बर्बाद होने से बचेगा। बिहार सरकार के आधिकारिक दस्तावेजों में भी शराबबंदी का उद्देश्य घरेलू हिंसा और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा बताया गया। और इस फैसले का सबसे बड़ा समर्थन किस वर्ग से मिला? महिलाओं से। कई ग्रामीण परिवारों में महिलाओं की शिकायत थी कि पति की कमाई का बड़ा हिस्सा शराब में चला जाता है और नशे के बाद घरेलू हिंसा बढ़ती है। इसलिए शराबबंदी सिर्फ एक कानून नहीं बना, यह धीरे धीरे बिहार की राजनीति की एक बड़ी पहचान बन गया। अब बात करते हैं उन फायदों की जिनके आधार पर शराबबंदी के समर्थक आज भी इस कानून को जरूरी मानते हैं। सबसे पहला फायदा, शराब की कानूनी उपलब्धता लगभग खत्म हो गई। यानी पहले की तरह हर बाजार और मोहल्ले में खुले तौर पर शराब की दुकानें नहीं हैं। दूसरा फायदा, कई परिवारों का दावा है कि शराब पर खर्च होने वाला पैसा अब भोजन, बच्चों की पढ़ाई और घरेलू जरूरतों पर खर्च होता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण फायदा, महिलाओं की सुरक्षा। NFHS के आंकड़ों में शराब पीने वाले और शराब नहीं पीने वाले पतियों के परिवारों के बीच घरेलू हिंसा के स्तर में बड़ा अंतर दिखाई देता है। इसलिए शराब और घरेलू हिंसा के बीच संबंध को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ एक और जरूरी बात है, घरेलू हिंसा का कारण सिर्फ शराब नहीं है। गरीबी, बेरोजगारी, पारिवारिक तनाव, सामाजिक सोच और कई दूसरे कारण भी इसके पीछे होते हैं। इसलिए सिर्फ शराबबंदी से महिलाओं के खिलाफ हर अपराध खत्म हो जाएगा, ऐसा दावा करना भी सही नहीं होगा। लेकिन क्या शराबबंदी में शराब पीना बंद हुआ? अब आते हैं शराबबंदी के सबसे बड़े सवाल पर। क्या बिहार में शराब पीना सचमुच में बंद हो गया? NFHS 6 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 15 साल और उससे अधिक उम्र के करीब 16.5% पुरुष शराब का सेवन करने की बात बताते हैं। यानी कागज पर बिहार ड्राई स्टेट है, लेकिन जमीन पर शराब की मांग पूरी तरह से खत्म नहीं हुई और यहीं से शराबबंदी की सबसे बड़ी चुनौती शुरू होती है। जब कानूनी बाजार बंद हुआ तो मांग का एक हिस्सा कथित तौर पर अवैध बाजार की तरफ चला गया। सीमा पार से शराब की तस्करी, छिपकर शराब की बिक्री, अवैध भट्टियां और सबसे खतरनाक जहरीली शराब। बिहार में समय समय पर जहरीली शराब से मौत की घटनाएं सामने आती रही हैं। यानी सवाल यह है कि अगर शराब की मांग समाज में मौजूद है तो क्या सिर्फ प्रतिबंध लगाकर उस मांग को खत्म किया जा सकता है या फिर सरकार को इसे नियंत्रित करने की दूसरी रणनीति बनानी होगी? सबसे बड़ा मुद्दा, बिहार की इकोनॉमी। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने शराबबंदी की बहस को सबसे ज्यादा गर्म किया है। शराब पर टैक्स लगभग हर राज्य सरकार के लिए एक बड़ा राजस्व स्रोत होता है।
लेकिन बिहार में शराबबंदी के बाद राज्य सरकार को शराब से मिलने वाला एक्साइज राजस्व बंद हो गया। शराबबंदी से पहले आबकारी से राज्य के राजस्व में करीब 14% तक योगदान होने का आंकड़ा बार बार चर्चा में रहा है। अब यही पैसा अगर दोबारा नियंत्रित शराब की बिक्री से मिले तो सरकार के पास विकास के लिए अतिरिक्त संसाधन हो सकता है। यही तर्क हालिया एनसीएईआर से जुड़ी रिपोर्टों और मीडिया कवरेज में सामने आई है। दलील है कि अगर शराब की बिक्री को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की बजाय सरकार के नियंत्रण में लाया जाए तो राज्य को अतिरिक्त राजस्व मिल सकता है और इस पैसे का इस्तेमाल स्कूल, अस्पताल, सड़क, बाढ़ नियंत्रण, रोजगार और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में किया जा सकता है। लेकिन यहां भी सवाल है कि क्या सरकार सिर्फ राजस्व कमाने के लिए शराब बेच सकती है? यही वह राजनीतिक और नैतिक सवाल है जिसका जवाब आसान नहीं है। एनसीएईआर की रिपोर्ट ने बहस क्यों तेज कर दी? हालिया रिपोर्ट में एनसीएईआर से जुड़े शोध के हवाले से बिहार की शराबबंदी पर सवाल उठाए गए। रिपोर्ट की मूल बहस यह है कि शराबबंदी के घोषित सामाजिक उद्देश्यों को पूरी तरह हासिल किया जा सका या नहीं। दूसरा सवाल, क्या शराब की मांग खत्म हुई या फिर उसका एक हिस्सा अवैध शराब और दूसरे नशीले पदार्थों की ओर चला गया? तीसरा सवाल, सरकार को शराबबंदी लागू करने में पुलिस प्रशासन, जांच और निगरानी पर जो अतिरिक्त संसाधन लगाने पड़ते हैं, क्या उनका भी आर्थिक हिसाब होना चाहिए? और चौथा, कि अगर शराब को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के बजाय कड़े नियमों के तहत नियंत्रित बिक्री की जाए तो क्या सरकार अवैध बाजार को कम कर सकती है? यही वजह है कि अब बहस सिर्फ शराबबंदी बनाम शराब की बिक्री नहीं रह गई है। बहस यह है कि क्या पूर्ण प्रतिबंध बेहतर है या सख्त सरकारी नियंत्रण। इसी बहस के बीच केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने गुजरात मॉडल जैसी सख्त शराबबंदी की बात कही है। यानी उनके मुताबिक समस्या शराबबंदी में नहीं बल्कि उसके प्रभावी क्रियान्वयन में है। यह मॉडल कहता है कि अगर शराबबंदी रखनी है तो निगरानी और कानून का पालन बेहद सख्त होना चाहिए। दूसरी तरफ शराबबंदी की समीक्षा करने वाले लोगों का तर्क है कि अगर मांग खत्म नहीं हुई है तो अवैध बाजार को रोकना ज्यादा मुश्किल होगा। यानी एक तरफ मॉडल है प्रतिबंध रखिए लेकिन सख्ती बढ़ाइए और दूसरी तरफ मॉडल है प्रतिबंध हटाइए लेकिन बिक्री को सरकार के नियंत्रण में रखिए। बिहार के सामने फिलहाल यही दो रास्तों की बहस है। अब आते हैं सबसे बड़े राजनीतिक सवाल पर। जब शराब से इतना राजस्व मिल सकता है तो सरकार शराबबंदी हटाती क्यों नहीं? इसका जवाब अर्थशास्त्र से ज्यादा राजनीति में छिपा है। शराबबंदी नीतीश कुमार की एक बड़ी राजनीतिक पहचान बन चुकी है और इसका सबसे बड़ा असर महिलाओं के बीच दिखाई देता है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 71.6% रहा, जो पुरुषों के मुकाबले काफी ज्यादा था। एक चुनावी विश्लेषण के मुताबिक 243 में से 130 विधानसभा सीटों पर महिलाओं का मतदान पुरुषों से ज्यादा था और इन 130 में से 114 सीटें एनडीए ने जीती थी। अब इसका मतलब यह नहीं है कि एनडीए की जीत सिर्फ शराबबंदी के कारण हुई। चुनाव में रोजगार, महिला योजनाएं, जातीय समीकरण, विकास और कई दूसरे मुद्दे भी होते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि महिला मतदाताओं को नाराज करने का जोखिम कोई भी सरकार आसानी से नहीं लेना चाहेगी। इसलिए शराबबंदी आर्थिक से ज्यादा एक राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। प्रशांत किशोर ने बिहार में शराबबंदी को खत्म करने की बात को अपनी राजनीतिक अभियान का हिस्सा बनाया था। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में जनसुराज का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। हालांकि अभी वो एक सीट जीत चुके हैं। उसे करीब 3.3% वोट मिले। क्या इसका मतलब यह है कि बिहार की जनता शराबबंदी हटाने के खिलाफ है? जरूरी नहीं है, क्योंकि किसी पार्टी की हार सिर्फ एक मुद्दे से तय नहीं होती। लेकिन राजनीतिक दलों के लिए यह एक संकेत जरूर है कि शराबबंदी हटाने का फैसला उतना आसान नहीं है जितना सिर्फ आर्थिक आंकड़ों को दिखाकर लगता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, बिहार की जनता चाहती क्या है? एक तरफ ऐसे परिवार हैं जो कहते हैं शराब बंद रहने से घर बचा हुआ है। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं शराब बंद है लेकिन शराब मिल रही है, बस महंगी और चोरी छिपे। कुछ लोगों को डर है कि शराबबंदी हटने से फिर से घरेलू हिंसा बढ़ेगी।
कुछ लोग चाहते हैं कि अगर शराब बिके भी तो सिर्फ सरकारी नियंत्रण में, सीमित दुकानों पर और सख्त नियमों के साथ बिके। युवा वर्ग के सामने एक और चिंता है कि अगर शराबबंदी की जगह दूसरे खतरनाक नशीले पदार्थ बढ़ रहे हैं तो सरकार उस समस्या से कैसे निपटेगी। यानी लोगों की उम्मीद सिर्फ शराबबंदी हटाने या बनाए रखने से नहीं है। लोग चाहते हैं सुरक्षित समाज, रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार। तो बिहार की शराबबंदी की कहानी को सिर्फ फायदा या नुकसान में नहीं बांटा जा सकता। शराबबंदी ने शराब की कानूनी उपलब्धता को जरूर रोका है। महिलाओं के एक बड़े वर्ग को इससे सामाजिक सुरक्षा की उम्मीद मिली है, लेकिन दूसरी तरफ शराब की मांग पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। अवैध शराब तस्करी और जहरीली शराब बड़ी चुनौती बने हुए हैं। राज्य को आबकारी राजस्व का नुकसान हुआ है और अब आर्थिक विशेषज्ञों की तरफ से यह सवाल उठ रहा है कि क्या पूर्ण प्रतिबंध की जगह नियंत्रित और विनियमित बिक्री पर विचार किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार के लिए सबसे बड़ा सवाल पैसा नहीं है, सबसे बड़ा सवाल है महिलाओं का भरोसा और बिहार की राजनीति। अगर शराबबंदी हटाई जाती है तो सरकार को यह साबित करना होगा कि इससे महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था पर नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। और अगर शराबबंदी जारी रहती है तो सरकार को यह साबित करना होगा कि अवैध शराब तस्करी और दूसरे नशों पर प्रभावी नियंत्रण कैसे होगा और राजस्व के नुकसान की भरपाई कहां से होगी। इसलिए आने वाले समय में असली बहस शायद ये नहीं होगी कि शराबबंदी रहे या हटे, बल्कि सवाल ये होगा कि बिहार के लिए कौन सा मॉडल ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा प्रभावी और ज्यादा आर्थिक रूप से टिकाऊ है। आप क्या सोचते हैं? बिहार में शराबबंदी पूरी तरह रहनी चाहिए या सख्ती के साथ लागू होना चाहिए, या सरकार को नियंत्रित बिक्री का मॉडल अपनाना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट में जरूर बताएं। लाइव सिटीज के साथ बने रहें। इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।